शिकारा जी से डायरेक्टली संवाद में शामिल कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग के बारे में या कुछ स्पेशल पूछना चाहता हो तो ज़रूर अपने प्रश्नों को हमारे साथ साझा करें। और एक और ज़रूरी बात आप सबके को बतानी थी कि ये जो हमारा श्रृंखला है खेल चौपाल का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों की जो जर्नी है, जो हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं उनकी जर्नी को स्टार्ट कर सके बड़े स्तर तक। तो सबसे पहले मैं एक बार भरत शिकारा जी लाइव आ चुके हैं तो मैं उनको जोड़ना चाहता हूं और फिर अपने इस बातचीत के कार्यक्रम को आगे ले चलूंगा। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है खेल चौपाल खेल गांव की इस पहल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। तो सर, सबसे पहले हम सभी आपके बारे में जानते हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और अन्य कई सारे गोल्ड मेडल जो आपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को जिताया हॉकी में, वो सभी हम लोग जानते हैं आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। बट सर, शुरू करना चाहेंगे कि आपने हॉकी कैसे स्टार्ट किया और आपकी हॉकी की एक ब्रीफ जर्नी क्या है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने टाइम से लेट हूँ। कोई बहुत ज़रूरी काम था, वेरी अर्जेंट, सो मैं लेट हो गया हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, ये प्रश्न है, तो वो मेरे जो फादर जी थे उन्होंने ही मेरे को इस फील्ड में वही मेरे को इस फील्ड में लेके आए, और अकॉर्डिंग टू वो ही मैंने उनके अकॉर्डिंग टू ही काम किया, और वो ही चाहते थे कि मैं एक फील्ड हॉकी प्लेयर बनूं। मेरे गांव मेरा हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मेरे फादर ने मेरे को सिखाना, ये फील्ड हॉकी सिखाना स्टार्ट किया था जब मैं बहुत छोटा था। मैं भी 3 साल का था ही, 3 साल का ही था केवल। तो वहीं से मेरी जी। जर्नी स्टार्ट हुई थी। थैंक यस। तो सर, आपके पिताजी भी हॉकी के खिलाड़ी थे, उन्होंने उनकी क्या जर्नी रही। एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो हॉकी खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन उनको ना रेसलिंग और कबड्डी में बहुत इंटरेस्ट था, और वो कबड्डी खेलते थे। लेकिन ऑल ओवर उस टाइम पे हॉकी का बहुत क्रेज होता था। वो कमेंट्री सुनते थे जो हमारे इंडियन प्लेयर्स होते थे उस टाइम पे, 80s में। उस टाइम के सभी प्लेयरों को वो जानते थे, और उनके बारे में न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे, और कमेंट्री भी सुनते थे। जी। तो सर, जब उस कम उम्र में आपने हॉकी ज्वाइन किया आपके पिताजी के प्रोत्साहन की वजह से, तो आपकी जर्नी फिर कैसे चली। लाइक आपने बताया कि आपने एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया, तो गांव की जर्नी राष्ट्रीय स्तर तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे गई, वो कितना लंबा सफर अ, रहा, कैसे आपने ट्रेनिंग करी। देखिए, ये तो बहुत लंबा सफर है। क्वेश्चन आपका एक्चुअली मेरे गांव में हॉकी का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। हॉकी में पहले वो एक खुलिया बोलते थे हमारे हरियाणा में, वो खेलते थे। और मेरे जो गांव में था वो कबड्डी और रेसलिंग था, और मेरे साथी जितने भी थे वो कबड्डी और रेसलिंग ही करते थे। मेरा मन भी उन्हीं के साथ होता था कि मैं भी इनके साथ ही जाऊं, लेकिन मेरे पे एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे मेरे फादर की तरफ से कि आपको सिर्फ हॉकी ही खेलना है, उस मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, आप और किसी गेम में खेल नहीं सकते। तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज और मेरे फादर की है, वो लाल लैक ऑफ नॉलेज थी मेरे फादर की, जो उन्होंने पता ही नहीं था कि और गेम्स कितने इंपॉर्टेंट है, और मेंटली प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी जो कि अभी जो ये सभी पता है सभी को इसके बारे में कि भाई गेम्स क्या है, क्या होता है, कैसे खेलना चाहिए, उसके इम्पैक्ट, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को 5 इयर्स वहीं पे गांव में प्रैक्टिस करवाई, जो कि ग्राउंड की कंडीशन भी बिल्कुल ही, आपको क्या बताऊं कि अगर आप 100 में से नंबर दे तो 10 ही नंबर दे पाएंगे। तो वहाँ पे मेरे को एक ही चीज सिखाई जाती थी, ड्रिबलिंग करना, जो हमारे इंडियन ड्रिबलिंग जिसको गोरे बोलते हैं, वही मैं करता रहता था। 4 साल तक मैंने बस वही किया, और स्टोरी सुनता रहता था। मेरे पिताजी स्टोरी बताते थे, प्लेयर ऐसे होते हैं, 8 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 8 8 आवर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे करते हैं, आप कैसे प्लेयर बनोगे अगर आप करो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये होती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरे को सोनीपत में गया, वहां से मेरे एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट हुआ। वहां से मेरे को पता चला कि एक्चुअली हॉकी क्या है, बेसिक हॉकी का पता चला वहाँ पे, जो इंडिया में एक्चुअली उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स भी
थे जो कि इंडिया कैंप्स में रहते थे, कुछ अच्छी अच्छी एकेडमीज में रहते थे, जैसे एयर इंडिया एकेडमीज में रहते थे वहाँ के बच्चे, तो उनसे मैं सीखता था। लेकिन एक्चुअली हॉकी है क्या, वो मेरे को इंडिया कैंप में जाके पता चला, जब फॉरनर्स कोच आए, ब्रासा कोच और दूसरे कोचेज आए, उन्होंने उनसे मेरे को पता चला कि रियल हॉकी है क्या। क्योंकि उस टाइम पे भी कोचेज, जो इंडियन कोचेज, उनको इतना नहीं पता था कि एक्चुअली है हॉकी कैसे खेलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये इसमें रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, वे ऑफ प्लेइंग क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कैंप में जाके ही पता लगा मेरे को। यस। तो सर जैसा आपने जिक्र किया कि पहली बार आपने जब इंडिया इंडिया कैंप किया, जो कोच थे होजे ब्रासा, 2010 के कॉमनवेल्थ में भी सर आई थिंक उस टाइम पे भी वही कोच थे। और जी। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को बात करूं या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं, तो हम्म। मुझे भी मौका मिला आपका लाइव मैच देखने का। 10 साल पहले मैंने आपको लाइव देखा था ग्राउंड में। तो एक जी। समय जो हम कहते हैं हॉकी को प्यार नहीं मिलता, लोग दर्शक भी नहीं रहते। पहला ही मैच हम्म। पाकिस्तान के साथ था, जो हम लोगों ने 4-1 से पाकिस्तान को जी। हराया था। आपने भी कमाल की हॉकी खेली। और वर्तमान जी। समय में आपके हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब संदीप सिंह जी भी उसमें थे। तो जी। मैं उस उसके बारे में आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ सर, वो कैसा प्रेशर था, आपने जब रियल हॉकी के बारे में जाना, रियल तरीके से मेहनत करी, आपने टेक्निक चेंज किया और नई नई चीजों को इंडिया कैंप में सीखा, और खचाखच भरा हुआ जो दिल्ली में मैदान था, वो प्रेशर कैसे था और क्या आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा? सच बताऊं तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। प्रेशर तो बस ये था कि कैंप में प्रेशर था कि टीम में आना है, और वहां पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। प्रेशर होता है कि जब आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो या आप फिट नहीं हो, तो आप पे प्रेशर हो सकता है। अगर आप फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप ये सोचते हो कि यस, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, मीन्स आप में कॉन्फिडेंस होता, तो फिर कोई प्रेशर ही नहीं होता रियल। मैं आपको बताऊं, जब आप प्लेइंग करते हो और आपको पता है कि मेरे में दम है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में वो क्वालिटी है, तो आप पे प्रेशर नहीं होता। प्रेशर उस प्लेयर्स पे होता है, मेरा मानना है, जो मेंटली प्रेशर लेता है, जैसे ऑडियंस का लेता है या परफॉर्मेंस का लेता है कि भाई मेरे को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, या फिट नहीं हो तो मेरे को कैसे बचना है, दूसरे अच्छी टीम है तो। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी जो टीम थी वो उभर रही थी, मतलब कि हम सीख रहे थे उस टाइम पे, एकदम से हमने इम्प्रूव किया था, लेकिन फिर भी डर था प्लेयर्स में। जहां तक मैंने प्लेयर्स को जाना था, वहां पे भी डर था अच्छी टीमों के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हॉलैंड और ऐसी टीमों के साथ, कि हम कैसे उनको बीट कर पाएंगे। पाकिस्तान को बीट करना इतना खेलना उतना वो नहीं था कि आप उसके साथ भी आपको कोई प्रेशर फील हो। इतना तो हमने इम्प्रूव किया था ये विद इन 1 और 2 ईयर्स में, कि पाकिस्तान को तो हम फिर ज्यादा उसमें नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरी जो टीम्स थी तब भी हमारे ऊपर प्रेशर था। लेकिन मेरी, जहां तक मेरी अगर आप बात करो, तो वही क्वेश्चन था, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं था। ना मेरे पास हार का प्रेशर था कि मेरी टीम हारेगी या जीतेगी। सच बताऊं, उस टाइम पे मेरे को कोई प्रेशर नहीं, मेरे को खेलने में जो मजा था ना उस पे आ रहा था उस टाइम पे, वो जी। जबरदस्त था। और किसी भी प्लेयर को मजा आता है जब वो फिट होता है ना, जब वो फिट होता है तो वो इंजॉय करता है, वो नहीं फिर रुकता किसी से। जो फिट होता है और मेंटली जो स्ट्रांग होता है, वो कमाल ही करता जी है। सर, हम्म। बिल्कुल सर। और अभी हम आपकी फिटनेस को देख रहे थे, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पे आपने कुछ हॉकी के शॉट मारते हुए आपने पोस्ट किया था अपनी अकाउंट से, जिसको मैंने काफी सारे युवाओं में भी शेयर किया, कुछ पत्रकारों को भी भेजा। तो सभी मुरीद हो गए, खास तौर से वो जो शॉट आपने ड्रिबल करके गोल पोस्ट के जी। एकदम बाहर कोने में खड़े होकर के मारा। तो आज भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो ऑलरेडी नेशनल खेलते हैं, स्टेट टीम में हैं, उस तरह के शॉट नहीं खेल पाते। तो आपकी हॉकी की स्किल्स को देख करके लगता है कि आज जैसे आज भी आप वर्तमान समय में इंडियन टीम के प्लेयर हो, फिटनेस भी आपकी जबरदस्त है। तो आप इस तरफ भी देखते हैं कि आप दोबारा इंडिया के लिए खेलेंगे? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। जो मेरी टीम है, वो जो फिलहाल हमारी इंडियन टीम है, वो जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। और मैं ये कह दूं मैं इंडिया खेलूंगा, ये तो मेरी बेवकूफी होगी, नासमझी होगी, और ये मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है, खेल सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर मेरे से अच्छे, और ऑलरेडी इंडिया में इतने एजुकेटेड, फिट, बाय फिटनेस, बाय नॉलेज, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो मेरा तो सवाल ही नहीं है। दूसरी सेकंड बात है कि शॉट की, जहां तक शॉट की आप बात करेंगे, वो तो एक फन टाइम होता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप
आपके पास 40 50 40 50 बॉल हैं, आप उसको ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर, देखो मैं इस चीजों में कभी भी नहीं गया, मैं कभी भी ये ड्रिल्स पहले कभी नहीं की मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन अभी अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने गेम को, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं इंजॉय भी करता हूँ, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 40 50 बॉल्स एक साथ रख रहे हैं, आपके साथ में आपके दोस्त है, कोई फ्रेंड्स है, अगर आप करके उसको ट्राई जी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो हो जाती है वो चीजें। और जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, चीज को ड्रिल कर रहे हैं, तब आपको पता लगता है कि मेरा अब ये परफेक्ट होने लगा है, तो आप मैं बोलता हूँ भाई चलो, मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप मेक ए वीडियो, आई एम रेडी टू डू दिस स्किल्स, और वो हो जाता है तो उसको मैं डाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से एफर्ट करता हूँ उसके लिए, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूँ, वो ना तो मैं उसमें भी दिलचस्पी, लेकिन मजा आता है अभी आफ्टर प्रैक्टिस के बाद थोड़ा हंसते हैं, फन होता है, बस इसलिए उसको कर लेते हैं कुछ। और वो भी मैं इधर से ही देखता हूँ, सोशल मीडिया से कोई मेरे को अच्छी स्किल दिखती है उसको मैं नोट कर लेता हूँ, फिर वो जी। करने की ट्राई करता हूँ ग्राउंड पे, वो हो जाती है तो उसमें मजा आ जाता है। वो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, उसमें लाइक आ जाते हैं, थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ भैया ये लड़का टच में है, हमें थोड़ी खुशी हो जाती है, बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं भैया। Right, sir. So nice of you. Nice gesture, actually. I really appreciate your, down to earth attitude because those shots were really incredible. I really watch hockey. I'm a very big hockey fan, although I do not practice it much. But अभी हम्म, आपकी जो ड्रिबलिंग की भी लेफ्ट एंड राइट थी, तो यू विल नॉट बिलीव इट, आई सेड समवन कि आप ऐसा एक्सरसाइज करो कितना अच्छा है। तो उन्होंने उसको देख करके फिटनेस के नाम पे उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया। देन ही रियलाइज कि हॉकी प्लेयर्स को कितनी मुश्किलें होती हैं, कमर कितना मजबूत होना चाहिए क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम में झुके हुए रहते हो। तो जो जी। फिटनेस का एक सवाल सभी प्लेयर्स के ऊपर आता है, इंजरीज हम्म, होती है। तो सर हम्म। आपके भी लाइफ में बहुत सारी इंजरी हुई होंगी और आपने उसको कैसे टैकल किया? क्या कभी कोई ऐसा दौर रहा कि कोई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट सामने हो और आप इंजर्ड हो गए? तो उस दौरान आपने क्या किया और इसको क्या किस तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं और कैसे फेस करते हैं अगर इशू हो जाए तो? आ, देखिए इंजरी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आज मॉडर्न हॉकी में या किसी भी गेम में इंजरी आना इतना आसान नहीं है। पहले इंजरीज आती थी, लेक ऑफ नॉलेज होती थी, और प्लेयर्स क्या होता था कि वो इम्पोर्टेंस देता था खेलने को, वो अपनी इंजरी को इम्पोर्टेंस कम देता था, और वो चाहता था कि मैं कैसे भी, चाहे मुझे इंजरी भी है फिर भी मैं खेलूं। वो एक गलत बात थी मेरे, उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको इंजरी, हाँ मेरी लाइफ में भी इंजरीज आई हैं 2010 के बाद, मेरे दोनों नीज ऑपरेट हुए हैं, मेरे शोल्डर डिसलोकेट हो गए 5 5 टाइम्स, एक शोल्डर का मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरी बैक पेन बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ लेकिन अभी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी, ज्यादा थी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, अच्छे फिजियोस नहीं थे, और हमें ये पता नहीं था कि ये इंजरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक करना ये कैरियर को कैसे खराब कर सकती है। लेकिन अभी अभी जो स्पोर्ट्समैन उनको हर चीज का पता है, उनको नॉलेज है कि इंजरी को क्या है, उनके पास अच्छे फिजियोस हैं, उनके पास नॉलेज है, उसके पास हर चीज है, उसको कैसे रिहैब करना है। मतलब कि अब मैं कंप्लीट प्लेयर है। उस टाइम पे मैं अभी मैं ये नहीं कहता मैं कंप्लीट प्लेयर था, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे मेरी इंजरी को कैसे ठीक करना है, तो मैं कहाँ से कंप्लीट प्लेयर हूँ। मैं क्या क्या अपने देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या मैं अपनी उस प्रॉब्लम को, जो एक आप नेशनल प्लेयर हैं, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, और आपको यही नहीं पता कि यार रिहैब कैसे करना है, इंजरी से कैसे बचना है, कैसे उसे बाहर आना है, तो वो कंप्लीट प्लेयर कैसे हो सकता। उस टाइम पे बिल्कुल ज्यादातर प्लेयर अनकम्प्लीट ही होते थे, बहुत ही कम प्लेयर्स होते थे जिनको पता होता था कैसे रिहैब और ऐसे निकलना है या इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। लेकिन अभी प्लेयर्स को पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इंजरी है तो क्यों, रेस्ट कितना जरूरी है, उसको ठीक करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें स्ट्रेंथ डाल के वापस आना, चाहे टाइम भी अगर लग रहा है नॉट ए प्रॉब्लम, आप उसको पहले ठीक प्लेस अभी ठीक करते हैं। तो अभी सब कुछ चेंज हो गया है बिल्कुल। राइट सर। सर हम लोग चेंज को फील भी कर पाते हैं आजकल की परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट के भी कई सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स को देखते हुए। हम्म, इस लॉकडाउन के दौरान आपके, आई एम श्योर कि आपके टच में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे हॉकी के इंस्पिरेशन लेने वाले जी प्लेयर्स होंगे। जी जी तो जी। इस लॉकडाउन में सर उनको आपने क्या शिक्षा दी, उनको आपने कैसे मोटिवेट किया बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए, अपने फिटनेस को कंटिन्यू रखने के लिए? देखिए लॉकडाउन, सॉरी है मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम से, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। अभी आ रहा होगा, ओके। देखिए लॉकडाउन तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए और सभी प्लेयर्स के लिए कि आप कुछ क्या नया सीख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि हर प्लेयर्स देखिए
कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं वो रहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और कुछ प्लेयर्स की ये होता है कि यार जो होना हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन रियली ये जो टाइम था, ये इसमें जो इंटेलिजेंस, जिसको स्पोर्ट्समैन बोलते हैं, इंटेलिजेंट जो कुछ जिसको वो स्टडी भी कर सकता था, और उन्होंने अपने प्लान बनाए हैं अलग अलग तरीके से। घर पे मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अगर मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है तो कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। वो जब आप ढूंढ लेते ना, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, जिस इस टाइप के जब आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को फिट रख सकता हूँ, क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ जिससे कि मेरे को मेरी लाइफ आगे बढ़ जाए स्पोर्ट्स की, या मैं अपने करियर में और अच्छा इस 2 महीने का कैसे फायदा। तब प्लेस ऐसे जो सोचता है वो अपने निकाल लेता है, वो अपनी हर चीज को सोल आउट कर लेता है। वो ये जो प्लेस ये बोलते हैं कि मेरे पास ये कमी है वो कमी है, मीन्स मैं नहीं मानता कि जब प्ले दिमाग लगाना शुरू कर देता है, सोचने लग जाता है, तो वो कुछ भी अरेंज कर सकता है अपने दिमाग से, कोई भी एक्सरसाइज डेवलप कर सकता है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जो भी हमारा इंटरव्यू अभी, आपका इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, और जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए भी, कि सोच इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर आपकी सोच है, कहावत भी है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब चाहत होगी तो हम कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकाल लेंगे। सर, अभी आपने बात किया वर्तमान समय के खिलाड़ियों का, जैसे आपने बताया अच्छे फिजियोज हैं, उनको पता है कि कैसे इंजरीज होती है, इंजरी को कैसे टैकल करना है, रिहैब में कैसे जाना है, क्या करना है, और आपने अपने दौर का भी जिक्र किया। तो सर, आपके नज़रिए से, जब से, क्योंकि आपने एक बहुत छोटी उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया है और हॉकी को बहुत सारे परिवर्तन के दौर में गुजरते हुए देखा है, तो आप कितना डिफरेंसेस देखते हैं पहले की तुलना में अभी, और आपको और क्या भविष्य में बदलाव लाने की आवश्यकता दिखती है हॉकी इंडिया को और बेहतर जगह पहुंचने के लिए? देखिए बिल्कुल ये डिफरेंस है। और मेरी जब मैं खेलता था उसमें, और अभी देख खेलता तो मैं अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन अभी डोमेस्टिक, लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेलता हूँ। हाँ, लेकिन बिल्कुल दो चेंज आए हैं हमारी कोचिजों ने, जो कोचिज आए हैं फॉरेनर, जो फॉरेन से कोच आए हैं हमारे, उन्होंने हमें बहुत जबरदस्त टेक्निकली हमें बताया है, टैक्टिकली हमें हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है हर प्लेयर्स को। और अभी प्लेयर खुद भी ये नॉलेज ले रहा है। आप फिजियो लगा लीजिए, मेंटली वो खुद बुक्स पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो है ना डिस्कस करते हैं फिजियो के साथ और कोचिज के साथ। और कोचिज को भी अभी ये पता लग गया कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब कोच और प्लेयर्स में रिलेशनशिप होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो बिल्कुल अभी जो है हमारी टीम और हमारे साथ में, मैं सोचता हूँ कि बेस्ट फिजियो, हर चीज बेस्ट है, और हमारी टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। इससे आगे तो जो आप बोल रहे हो कि क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्या आ सकता है, वो तो डिस्कवरी के ऊपर है कि फिजियो में क्या डिस्कवर नया हो रहा है, वही आएगा। अब तक का बेस्ट जो चीज है वो प्रोवाइड हो रही है हमारी टीम को। बेस्ट फिजियो हमें मिल रहे हैं, बेस्ट साइकोलॉजिकली हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, बेस्ट कोचेज हमें मिल रहे हैं, बेस्ट मसाज करने वाले हमें मिल रहे हैं। तो मैं कोई समझता कि इंडिया टीम में हर चीज हमें बेस्ट मिल रही है। और वो भी हमारे इंडियंस बाहर के जो बेस्ट हैं, जिनका नाम है, जो ऑलरेडी जिन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है दूसरी टीम के साथ, वो बेस्ट हम प्रोवाइड किए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ ये तो, और टीम भी बेस्ट कर रही है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपके पास हर चीज, आपका स्टाफ ही बेस्ट है, और आप, तो फिर उससे अच्छा बेस्ट क्या हो बिल्कुल। सकता है। और इम्प्रूवमेंट की जहां तक बात है, वो तो जैसे डिस्कवरी किसी चीज में होती है, डिस्कवर कुछ होता है, वो आता रहेगा वो तो, उसमें तो। बिल्कुल सर। सर, जो अभी हम लोग बात कर, आपने जो बताया कि हर एक चीजें बेस्ट मिल रही है, परफॉर्मेंस भी लगभग बेस्ट की तरह हो रही है, बट एक हम बेस्ट, अगर रिजल्ट की अगर बात करें सर, तो हम्म। लाइक ओलंपिक की हमेशा बात होती है, क्योंकि खेलों का सबसे हम्म। बड़ा, इस प्लेनेट पे सबसे बड़ा महाकुंभ वही है। और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसने हमारा हमेशा सर ऊंचा किया है। अभी तक खेलों की उपलब्धि की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि हॉकी में है। 1983 में क्रिकेट में भी हम विश्व कप जीते थे, लेकिन उसके पहले 3 साल पहले 1980 का ओलंपिक गोल्ड भी हॉकी के नाम पे था। तो सर, आपको क्या लगता है कि हम जहां एक डोमिनेटिंग हॉकी खेलते थे पूरे वर्ल्ड में, तो जो हम्म। डाउनफॉल हुआ वो किस वजह से हुआ, और अभी कितनी जर्नी बाकी है कि हम फिर से अपनी बादशाहत वो उस तरीके की कायम कर सकें? डाउनफॉल का मीनिंग वो है इंस्टा इंस्टा, जैसे ग्राउंड्स हो गए हमारे, फैसिलिटीज हैं हमारी, जैसे जैसे ग्राउंड चेंजेस हुए, एस्ट्रोटर्फ आया,
पहले क्या होता था, ग्रास ग्राउंड पे हॉकी होती थी, फिर उसके बाद एस्ट्रोटर्फ आया। एस्ट्रोटर्फ के बाद जैसे एस्ट्रोटर्फ आया, हमारी कोचिज को या हमारे स्टाफ को ये नहीं पता था कि इसमें हॉकी कैसे खेली जाती है। हम दूसरे प्लेयर से सीखते थे, एक्सपोजर ज्यादा नहीं मिलता था, मैचेस ज्यादा नहीं होते थे टीम के साथ जिससे कोई हम सीख सके। हमारे कोच हमारे इंडियन होते थे, वही पुरानी ओल्ड हॉकी होती थी, जो ग्रास लेवल पे खेलते थे वही एस्ट्रोटर्फ पे खेलते थे। तो ये सारी चीजें फैक्टर करती हैं। और वो जो चीजें आती थी यूरोपियन से, ऑस्ट्रेलियन से, वो उन चीजों पे वर्क करते थे, सोचते थे क्या बेटर कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, कैसे हम अभी भी आप देख लीजिए कि ज्यादातर जो डिस्कवर होता है वो बाहर से ही आता है। हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या फॉरेनर कोच लेते हैं, या हम क्लासेस लेते हैं FIH से, हमारे कोचेस सीख रहे हैं कि भाई क्या हम कर सकते हैं, वो है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या बेटर हो सकता है, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं, कैसे बीट कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं वो, उस चीज क्वेश्चन आता है कि भाई फिर उसको सोल्व आउट करने के लिए सोचते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजें वो करते हैं, उस वो ऑलरेडी जो चीजें आती हैं उन पे वो ऑलरेडी इतने हमसे आगे हो जाते हैं, तो फिर उनको हम पकड़ते रहते हैं। लेकिन अभी अभी जो इंडियन कोचेज हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको समझ में आ गया कि कैसे हमें अपने आप को डेवलप करना है, कैसे। अभी मेरा मानना है कि अभी इंडियन कोचेज भी इन फ्यूचर में आपको मिलेंगे, जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह की उनको कोचिंग दी जा रही है, वो चीजें सीख रहे हैं कि कैसे अपने देश को, या कैसे हमें अपने वो जैसे अपने एरियाज में कैसे हॉकी उनको सिखानी है, जो कि आके जाके उनको फायदा रहे। वो ये वही हॉकी ना सीखते रहे जो कि 80 में खेली जाती थी या 75 में खेली जाती थी। जी सर। सर अभी गवर्नमेंट ने जैसे खेलो इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हॉकी और तमाम सारे खेल भी हैं। तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपके नज़रिए से इसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? या जैसे अगर मैं दूसरी गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करूं, टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो चल रही है 2024, 28 और 32 ओलंपिक के लिए, तो आपके हिसाब से ये कहाँ तक सही प्रोग्राम्स हैं, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या इसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए? आपका क्या देखिए नजरिया है? देखिए मेरा नजरिया तो, ये क्वेश्चन ही आपने मेरे से गलत कर दिया। अगर मैं इसके अंदर गया हूँ, अगर मैंने इसमें काम किया, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें क्या चेंज हो सकता है। ये तो मैं आपको आंसर ही नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है, तो वो तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल भी सजेस्ट या मैं नहीं बता सकता, या मैं अपने सजेशन नहीं दे सकता कि उसमें क्या कमीज है, क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि उसमें मैंने उसमें काम ही नहीं किया ना, मैंने वो देखा कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कैसे उसमें काम हो रहा है। तो मैं कैसे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल स्तर सर। पे ऐसा काम हो रहा है, अगर कोई ऐसे गेम्स हो रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हमारे देश के, अगर मेडल्स की मैं बात करूं हॉकी के अलावा अन्य स्पोर्ट्स के भी, तो अभी भी हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन बनने के करीब जा रहे हैं। स्पोर्ट्स चैंपियन का एक जर्नी हमारे लिए है। गवर्नमेंट या हमारे पुराने जैसे आप जैसे दिग्गज लोग भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। जैसे आप एकेडमी में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं अभी भी। तो जी। मैं आपका बहुत इस पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आपने इसको बताया, कि चूंकि आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं तो इस पे आप कुछ अपना फीडबैक नहीं दे सकते। जी। आज आप एक इंटरनेशनल प्लेयर नहीं रहे, या आप इंडिया के लिए दोबारा नहीं खेलते। आज आप एक हम्म। ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, हॉकी को एंजॉय करते हैं। तो कितना आपके हम्म। लाइफस्टाइल में बदलाव आया, और अभी भी कितना हॉकी को कंट्रीब्यूट करते हैं आप? देखिए, जब वो एक अलग फीलिंग थी जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो भी काम करते हो ना, चाहे आप घर पे हैं या वाइफ के साथ है, या ग्राउंड्स पे हैं या फ्रेंड्स के साथ, आप उस को ना इंजॉय कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं टीम से बाहर हो गया, अब क्या होगा या ये हो गया, नहीं। अगर आप हॉकी को एंजॉय करते हो, तो आप हर जगह एंजॉय करोगे उस हॉकी को। तो मेरा तो मंत्र यही है कि जब मैं हॉकी उठा लेता हूँ, मैं जहाँ ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। मैं घर पे होता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज हर प्लेयर्स के लिए है कि मैं ये होता यार, मैं बाहर ना निकलता, मैं टीम के लिए ये, मैं इन चीजों को कभी भी सोचता ही नहीं हूँ कि ऐसा है। अरे आप जहां पर भी उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप जहां जी। पर भी आपको मौका मिलता है, उसको अच्छा, जितनी आप में कैपेसिटी है उसको 100% देने की कोशिश कीजिए। जो आपका फैन आपको कहीं पर भी मिल सकता है, और जो हॉकी के जो देखने वाले होते हैं, जो हॉकी को जानते हैं,
वो डोमेस्टिक में भी अगर आप अच्छा करेंगे ना तो वो आपकी तारीफ करेंगे, वो आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको एंजॉय करेंगे, आपको बोलेंगे यार आप क्या खेलते हो आप। वही खुशी होती है, वही एंजॉयमेंट है। आप जहां पर भी खेलते हो उसको बस आप खेलिए, बस एंजॉय कीजिए उसको। अगर दम है तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर दम नहीं है तो घर पे बैठ जाइए, अगर दम है तो एंजॉय कीजिए लाइफ को। सर बेबाकी से आपने बहुत बड़ा जीवन का एक संदेश दिया है कि हम जहाँ पे भी हों, जैसे भी हों, अपने वर्तमान समय में उसको पूरा कंट्रीब्यूट करें। हम जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, ये बड़े से बड़े अध्यात्म के गुरु भी कहते हैं। और आप जैसे स्पोर्ट्समैन से हम सभी को सीखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए, और जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट को करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सर एक जी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इंडियन प्रीमियर लीग वर्सेस इंडियन हॉकी लीग, जी काफी अंतर है अगर हम बात करें बिजनेस नंबर्स की। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? और हॉकी का अगर हम इंडियन हॉकी लीग जैसे प्रतियोगिताएं अगर साल में अगर 2 बार 3 बार होती रहती हैं, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगी इंडियन हॉकी को और बेहतर टैलेंट फाइंड करने के लिए? हाँ, देखिए ये तो बहुत ही अच्छी चीज थी कि कोई हॉकी लीग्स होती है, उसमें आप लोग देखते हैं, वो आते हैं, उसको गेम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है दोस्त? इम्पोर्टेंट है कि वो पॉपुलर कितना है, लोग कितना चाहते हैं उसको, वो इम्पोर्टेंट है। अगर लोग चाहते हैं, अगर पीपल चाहते हैं, अगर उसको उसमें वो उस गेम्स को एंजॉय करते हैं, तो लीग करवाने की भी आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पॉपुलर हो जाता है। और जब कोई चीज पॉपुलर होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जब लोग इंटरेस्ट लेंगे तो लीग सक्सेस होती है। अगर लोग अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप चाहे 3 बार लीग करवाइए या 4 बार की, कोई वो सक्सेस कभी भी नहीं हो सकता। सब चीजें हैं इंटरेस्ट के ऊपर कि इंटरेस्ट कैसा है। लोगों को ये ही नहीं पता है कि ये गेम कितना जबरदस्त है, ये गेम कितना मस्त है, ये गेम से आप क्या सीख सकते हो, ये गेम की वैल्यू क्या है, लोगों को ये नहीं पता है। अरे भाई अभी वर्ल्ड कप में मैं देख रहा था, हिट डी से बाहर से लगी, गोल के अंदर चली गई और लोग तालियां बजा रहे हैं। लोगों को रूल्स का ही नहीं पता कि हॉकी के रूल्स क्या हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो तो वहां पे आ रहे हैं कि वो इंडिया टीम खेल रही है, वो थोड़ा उसको थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। और क्या है, हमारी पब्लिक क्या चाहती है? हमारी पब्लिक चाहती है कि सिर्फ इंडिया जीते। अरे भाई इंडिया क्यों जीते? वही जीतेगा। आप गेम को एंजॉय कीजिए ना, इंडिया तो जीतेगा आज, नहीं तो कल जीत जाएगा। लेकिन आप गेम को एंजॉय कीजिए। हमारी पब्लिक गेम को एंजॉय नहीं करती, वो सिर्फ इंडिया को जीतना देखना चाहती है कि कैसे भी इंडिया जीत जाए। वो बाहर से भी बोलते हो तब भी खड़े हो जाए। अरे भाई इंडिया को नहीं, गेम को एंजॉय करो। गेम को जब पब्लिक एंजॉय करने लग जाएगी, चाहे वो इंडिया खेल रही है या कोई भी टीम खेल रही है, वो आना स्टार्ट कर देगी, बच्चों को खिलाना स्टार्ट करेंगे, वो उनके साथ जाएंगे, वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अभी क्या होता है, इंडिया का मैच होता है तब तो पब्लिक आ जाती है, इंडिया का मैच नहीं होता कोई मैच ही देखने नहीं आता। मतलब क्या है? इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, सिंपल ही चीज है। इंटरेस्ट कैसे होगा? उनको ये नहीं, उनको फाउल का ही नहीं पता कि कैसे होता है। उनमें ये नहीं बताया जाता कि कितना जबरदस्त चीज है। और उसके साथ क्या होता है कि हाँ, ग्राउंड्स नहीं है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मेरा हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ी, एक भी एस्ट्रो टर्फ नहीं है वहाँ पे। कि भाई हम लोगों को एटलीस्ट ये बता सकें, खिला सके कि कितना मजा आता है इसमें, कितना। जब तक आप हॉकी ग्राउंड्स में अभी भी ग्रास रूट पे जाएंगे, ग्राउंड इतने खराब कंडीशंस के आपको मिलते हैं कि आप कैसे आप उसको करोगे। अभी क्रिकेट है, उसमें मजा है, उसमें एंजॉय, लोग कहीं पर भी खेल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, गलियों में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें इंटरेस्ट जी। लेके आना है। कैसे लेके आना है? उनको प्रॉपर नॉलेज देनी है। ऐसे गवर्नमेंट को भी अगर इस गेम को बढ़ाना है तो आपको ग्राउंड्स है, हर चीज है, उसको गवर्नमेंट्स को भी और आम आदमी को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अभी बिल्कुल। पोलैंड से, जर्मनी से, हर चीज उनको पता है इस गेम की वैल्यू क्या है। इस गेम की वैल्यू है, इसलिए वो खेलते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। उनको हर रूल्स का मिलता है, वो हर उस मूवमेंट का मजा एंजॉय करते हैं। और पब्लिक जहाँ एंजॉय करती है वहाँ ऑटोमेटिक वो अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो ये सारा पब्लिक पे डिपेंड है। अगर पब्लिक एंजॉय करेगी तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जब तक पब्लिक इसको एंजॉय करना स्टार्ट नहीं करेगी, लोग इसको एंजॉय करना स्टार्ट नहीं करेंगे, उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, फाउल्स क्या है, किस प्लेयर ने कितना एफर्ट किया है, कैसे मूव बना है, किसने कितना अच्छा काम किया है, तब तक उनको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो कोई इसको खेलेगा नहीं। सिंपल ही चीज है। एक बहुत ही गंभीर बात आपने कही सर। जो भी प्रशिक्षण से जुड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर को गेम को एंजॉय करना सिखाना चाहिए। क्योंकि आज का बिल्कुल। जो दौर चल रहा है जहाँ पे हम सिर्फ जीतना जानते हैं, कैसे भी है जी जीतना हो, माँ बाप भी कहते हैं जीते। और जो लोग जी
मोटिवेट करते हैं जीत कर क्या, वो कभी गेम के टेक्निक के बारे में बात नहीं करते कि ऐसे खेलो या ये बहुत अच्छा खेला, ये शॉट अच्छा खेला। उनको रूल्स के बिल्कुल बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ जीतने की बात बिल्कुल करते हैं और हारने की बात करते हैं। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है जैसे अभी गवर्नमेंट फिट इंडिया कर रही है, उसी तरह से हम सभी प्रशिक्षकों को, खिलाड़ियों को रूल्स रेगुलेशन बताने चाहिए। स्कूलों में अगर मैच हो तो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को रूल्स रेगुलेशन के बारे में अपडेट करना चाहिए। जब बच्चे को बिल्कुल नियम कानून कायदा पता होगा तो मैच को ज्यादा बेहतर एंजॉय कर पाएगा। तो बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सर कहा कि इंडिया जीते, अरे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, गेम को आप एंजॉय करिए। तो बच्चे जो अच्छा बिल्कुल खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि उनको अच्छा खेलना है, और यही बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो बिल्कुल सर आपके मैच की बात करते हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैच कौन सा रहा, भैया मैच तो सभी जो आपके महत्वपूर्ण लिए मैच सबसे है। करीब हो? सबसे ऑब्वियसली सर महत्वपूर्ण हर मैच मैच सर हर मैच का एक नया मैच होता है, हर मैच में आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, चाहे आप गोल करें ना करें, एक टीम मेंबर के रूप में भी। और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स में तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है टीम कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन देख फिर भी कुछ ऐसे मैच होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। देखिए सभी के मैच मैच तो दोनों याद रहते हैं। जब आप हारते हो वो भी याद ही रहता है, और जब आप जीत जाते हो वो भी याद रहता है। लेकिन जी। मेरा तो मैं जब भी मेरे को ज्यादातर जो मेरे को याद है मैच वो ही है जिसमें मैं हारा हूँ। जीत के मेरे को कभी याद नहीं है कोई भी। मैं जीत के या मैंने सेलिब्रेट किया या मैं यार वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो टीम जीत गई। एशियन गेम्स में हम सेमीफाइनल आ रहे, मुझे याद है, क्योंकि वो अलग एक्सपीरियंस था। उसमें नींद ही नहीं आई हमें रात को, तो वो एक मस्त एक्सपीरियंस था। मेरे को नींद ही नहीं आ रही क्योंकि हम हार गए। तो वो एक अलग मैं तो उसको एक एक्सपीरियंस मानता हूँ कि कैसे उस चीज को हमें ऑब्जर्व किया और उससे क्या सीखा कि आगे हम कैसे हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीम, और कैसे हमने ये गलती की और क्या उससे हमने सीख ली, और कैसे उस हार को एक्सेप्ट करना। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एशियन गेम्स में। जो हारे बड़े टूर्नामेंट्स में स्पेशल जब आप हारते हो तो वही चीजें हैं जो सीखने की होती है। जीत में तो सभी सेलिब्रेट करते हैं भैया, जीत हार में जो सीखता है वही है आगे जाता है और उसको जो एक्सेप्ट करता है दिल से। जी सर, बिल्कुल, ये एक बहुत बेहतर संदेश है। और मैं भी अपने जीवन में इसको या ये फॉलो करने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे हम गलतियां करते हैं उसको ज़्यादा ज़्यादा याद रखें, ताकि भविष्य में हम सीख सकें। सर आप जो भी दर्शक हैं, जो भी ये आपका इंटरेक्शन देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये इसमें छोटे एंजॉय बच्चे भी कीजिए। होंगे सर, नहीं मैं तो छोटे ये बच्चे कहना भी हैं, चाहता हूँ। कोच भी, और जी हॉकी लवर्स भी हैं जो खेल से दूर है, मतलब फिर भी हॉकी को पसंद करते हैं। उनके लिए मेरा तो संदेश पहले तो प्लेयर्स के लिए मेरा ये संदेश है कि ये जो हॉकी फील्ड हॉकी है ये जबरदस्त गेम है। आपने अपनाया, आप बहुत ही लकी हो। आप करोड़ों करोड़ों लोगों से अलग है क्योंकि ये गेम सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है। ये आपके मेंटली आपको डेवलप करता है, इन फ्यूचर आपकी हेल्प करता है। आप कहीं पर भी जाओगे आपको पता लगेगा अगर आप ट्रू स्पोर्ट्समैन है कि टीम वर्क क्या होता है, हार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जब आपका ओपोनेंट जीतता है तो उसको कैसे आप इंकरेज करते हो, जब आप हारते हो तो उस चीजों से कैसे आप सीख लेते हो और आगे बढ़ते हो, और जब जीतते हो तो उसको कैसे आपको मेंटेन करता है। ऑफ द फील्ड आपका कैसे बिहेव आपको करना है, इन द फील्ड आपको कैसे बिहेव करना है, जो कि आपकी लाइफ को संवारता है इन फ्यूचर में। तो हॉकी तो एक जबरदस्त गेम है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें इंडिया खेलना है, ये आपकी लाइफ बनाता है, ये वे ऑफ लाइफ है। जीने का एक तरीका है एक्चुअली। ये कोई ऐसे नहीं कि मेरे को इंडिया जी। खेलना है, ये एक जीने का तरीका है। इसके जीने के तरीके के लिए खेलो, इंडिया खेलने के लिए मत खेलो। कि ये मेरी लाइफ है, मेरे को जीने का तरीका है, ये मेरी जबरदस्त चीज है। और जो देखने वाले हैं इस गेम को उनको मेरा ये मैसेज है कि प्लीज गेम को पहले रूल्स को प्लीज, ये बहुत अच्छा गेम है, इसको जानो, इसके रूल्स को समझो, और इसके जो इसमें अच्छी चीजें होती है उसको अप्रिशिएट करो, उसका एंजॉय करो। सिर्फ उस प्लेयर को अप्रिशिएट मत करो जो गोल स्कोर करता है, उसको उसके लिए जिस टीम ने एफर्ट किया है, जिस प्लेयर ने एफर्ट करके उस वहां तक जो उसके लिए उस गेंद को पहुंचाया है, जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, जिसने कुछ ऐसी कलाकारी की है मैच में, जिसने गोल नहीं मारा लेकिन और दूसरी कलाकारी की है, प्लीज उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। गोल करने वाला ही स्टार नहीं है, स्टार वो है जो गोल को कराता है और जो गोल को डिफेंस करता है। अरे भाई हमारी डिफेंडर भी तो है जो कभी गोल ही नहीं करते, प्लेंटी कॉर्नर्स पे तो गोल करते हैं, वैसे तो बचाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि उसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि गोल मारने वाले को। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो गोल करता है वो स्टार है। अरे भाई क्यों स्टार है वो गोल जो कर रहा है?
हाँ वो एक अच्छी चीज है, उसके पास स्किल है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन आप उन प्लेयर को कैसे छोड़ सकते हो जिसके पास जबरदस्त टैकलिंग है, जो डाई मार के गोल सेव करता है, जो गोलकीपर जो सेव करता है, जो फुल बैक्स हैं, जो हाफ हैं, जो हर टाइम रेडी रहते हैं कि मेरे को कैसे भी अपने गोल को बचाना है, अपने घर को बचाना है और अपने फ्रेंड्स को पास देना है। और वो ये नहीं सोचता कि मेरा इसमें नाम आएगा या नहीं आएगा, मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी या नहीं नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो वो स्टार हैं जो ये चीज नहीं बोलते कि बिल्कुल मेरे को स्टार नहीं, आप गोल कीजिए, आप स्टार बनिए। तो वो कितने जबरदस्त आदमी है। मैं तो ये बोलता हूँ जो बिल्कुल डिफेंडर है वो तो बहुत जबरदस्त आदमी है, तो उनको भी अप्रिशिएट किए। और जो भी प्लेयर गेम में अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए, ताली बजाइए, उसका एंजॉय कीजिए। और इससे उस प्लेयर्स को एक उत्साह मिलता है, उसको एक मजा आता है कि हाँ यार हमारी भी पूछ है, हमें भी लोग जानते हैं, और जो चीजें मैंने अच्छा किया उसको लोगों ने पहचाना है। अभी कोई अच्छा काम करता है डिफेंडर, उसको कोई पहचानता ही नहीं, उसने अच्छा डोज मार दिया, कुछ जानता ही नहीं, उसने एक अच्छा पास दिया बहुत ही अच्छा, उसको भी लोग ज्यादा उसको नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होती, इसलिए ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होता। लेकिन हाँ जब गोल हो जाता है और उसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हाँ हमारी इंडिया में अभी भी ये प्रॉब्लम्स है, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये चीजें सोचनी चाहिए कि हमें सिर्फ गोल वालों को नहीं, इसमें रियल एफर्ट कौन करता है, कौन इसमें ज्यादा एफर्ट किया है, किसने क्या किया, उसको पहचानो और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन डिजर्व है, कौन ज्यादा प्रशंसा के लायक है। सिर्फ गोल करने वाला नहीं, प्रशंसा के लायक कोई भी हो सकता है मिडल में, बिल्कुल। मैच में। ये आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये सिर्फ खेलों के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान के जीवन में, मानवीय जीवन में भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर ये हम सबकी आदत हो जाती है कि हम नंबर्स देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। जो रिजल्ट जी बेहतर देता है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर किसी ने टॉप कर दिया, उसके फेवरेबल क्वेश्चंस आ गए तो हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन जिसने जी साल भर मेहनत करी, उसके कुछ अनफेवरेबल क्वेश्चन आ गए, वो सिर्फ 10 जी प्रश्नों की बात परफॉर्मेंस में नहीं आ पाया, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये जी माँ बाप के लिए भी मैसेज है, प्रशिक्षकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी, कि ये तो जी बात आपने बहुत बड़ी बात करी कि जो डिफेंडर है जिसने एक शानदार गोल बचाया, जो गोलकीपर है जो विरोधी की एक बहुत अच्छे गोल को बचाता है, अपने टीम का एक स्कोर बचाता है, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें एक एक चीज को देखना चाहिए, हमें रियलिटी में देखनी चाहिए। रिजल्ट, आउटकम और शॉर्टकट को नहीं देखना चाहिए। ये आपने बेहद एक बड़ी बात करी, और जो भी लोग इसको अपनाएंगे, मैं समझता हूँ उनकी जीवन बदलेगी, उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। क्योंकि अक्सर हम चाहे जॉब में देखें या स्पोर्ट्स में देखें, आजकल लोग शॉर्टकट देखते हैं, कैसे गोल मारा जाए, कैसे अपना नाम बनाया जाए। लेकिन सिर्फ नाम बनाने में ही सब कुछ नहीं है, हर एक चीज को, छोटे छोटे पलों को जीना चाहिए व्यक्तित्व को। भारत जी, आपने एक पूरे। एक बात और अगर टाइम है तो प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, पूरा टाइम है। उस प्लेयर के लिए, उस प्लेयर्स टीम प्लेयर्स के लिए जो सिर्फ ये सोचता है कि मैं गोल करना है, और उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है अपने फ्रेंड्स के लिए, और उसके बावजूद भी अगर वो ये डिसीजन लेता है कि मैं गोल करूंगा तो मेरा नाम होगा और मेरी प्रशंसा होगी, तो उससे खराब प्लेयर, और वो लाइफ में, वहां तो वो हो सकता है गोल भी कर दे, लेकिन वो लाइफ में उस प्लेयर से बहुत नीचे रहेगा हमेशा। किसी भी चीज के अंदर अगर वो जाएगा, किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में जाएगा, और अगर वो अपने दिल से, अगर वो कभी जवाब मांगेगा या वो अपने दिल से कभी पूछेगा, तो उसको हमेशा ये वहां से आवाज आएगी कि नहीं, आपने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, आप बिल्कुल भी एज ए टीम प्लेयर नहीं हो। तो उस प्लेयर्स के लिए भी अगर किसी के मन में अगर थोड़ा भी ये आता है कि नहीं, अपने प्लेयर को ना देके मैं खुद इस शॉट को लूं, अगर वो अच्छी पोजीशन पे और मैं अपना नाम करने के लिए इस ये गोल करूं, तो समझ लो कि वो प्लेयर एज ए टीम प्लेयर नहीं है, उसकी, उस प्लेयर की टीम में कोई भी जगह नहीं है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा यही होता है, ज्यादातर जो मैंने देखा है। तो अगर किसी के जी। अंदर 1%, हाँ अगर उसके दिल में नहीं है तो वो ले सकता है, बाई चांस उसको पता नहीं लगा कि मेरा प्लेयर अच्छी पोजीशन पे है, नो मैटर। लेकिन जिसको ये पता है कि यार ये अच्छी पोजीशन पे है, और उसके बावजूद भी अगर वो उससे गोल नहीं करवाता और अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है, उसकी टीम गेम में कभी भी जगह नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। बिल्कुल सही सर। और जो आपने बात कही है, इसी से एक समाज बनेगा। और जो हम बोलते हैं कि समाज में जो खेल हमें सिखाता है, जो असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो यही है जो आपने हमें बताया। और मैं, मेरा सभी से अपील है कि भरत जी ने जो भी अभी तक बातें करी, उसको जरूर अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होता जो हर कोई इस तरह की छोटी छोटी बातों को ट्रेन करे
और जीवन के एग्जैक्ट अनुभव बताए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और खेलगांव टीम के तहत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने व्यस्त समय होने के बावजूद भी समय निकाला। आपको कुछ आवश्यक कार्य हो गए थे जिसकी वजह से आप थोड़ा लेट भी हो गए, बट फिर भी आपने समय निकाला और इतनी बेबाकी से आपने साफ शब्दों में अपनी पूरी बात रखी और बहुत बड़े बड़े मैसेज खिलाड़ियों के लिए, समाज के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पूरी टीम के तहत से आपका शुक्रगुजार हूँ और सभी दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का समय शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सर ये मानवीय जीवन में होता रहता है, आपने उसको फील किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और ये भी एक तरह का मैसेज है कि आप कुछ 1-2 मिनट लेट हो। आजकल तो लोग ऑफिस भी लेट जाते हैं, आधा घंटा 20 मिनट तो उनके लिए कॉमन सी बात होती है, कहते हैं ट्रैफिक था, कुछ भी बहाना होता है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो आपने दिखाई यहाँ पर भी, क्योंकि अगर आपको लेट हुआ आपने समय दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो भी करें प्रेजेंट टाइम में करें और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपने मुझे भी अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत कुछ सीखने का आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ जिसे मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, कभी मैंने आपको ग्राउंड में खेलते हुए देखा था इंडिया के लिए और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। मेरे लिए भी एक बड़ा पल है और अरे मैंने भाई आपसे चाय बड़ी पे आओ। जानकारी सीखी अरे चाय पे आओ भाई, कॉफी पे आओ, एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्किट के साथ खिलाएंगे पिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके साथ वो चाय का स्वाद ही मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेहतर चाय होगा। तो बिल्कुल आपके साथ कभी हम जरूर चाय पे आने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद।